उसके बस देखो इस चैप्टर में EMW चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है, आज क्लास होगी, आज क्लास के बाद शायद फिनिश हो जाएगी अपनी क्लास। चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर है EMW चैप्टर नंबर 8। ठीक है, मुझे रे ऑप्टिक्स से एक डाउट है, अभी नहीं, क्लास डाउट बाद में पूछते रहना। अभी रे ऑप्टिक्स आगे से स्टार्ट करेंगे बीच में, ठीक है ना। जिसको डाउट है वो पूछे, फोन पे पूछ ले, फोन करके पूछ ले, कैसे भी पूछे, वो आपकी जिम्मेदारी, पूछना आपको है। एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज के बाद एडिशनल एक्सरसाइज होती है, वो भी उसमें एडिशनल एक्सरसाइज में बेटा सबके नहीं आते अपने पास। वैसे एडिशनल एक्सरसाइज में आप जाओगे तो आईआईटी मेंस क्या एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अपनी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ना एडिशनल वाली में तो बहुत लेवल लेवल के क्वेश्चन है, उसमें से किसी किसी चैप्टर्स के जरूर कर लें, किसी किसी का मतलब। खैर आप तो आईआईटी वाले हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि सारी कर लें, ताकि आपके उधर भी यूज होगी, आईआईटी में भी तो यूज होगी। और बोर्ड लेवल की बात करें तो बोर्ड लेवल में एक्सरसाइज कर लें, और उसके अलावा उसमें से कुछ चैप्टर्स है जैसे रेओप्टिक्स वाली कर लें। बस उसमें रेओप्टिक्स वाली में जरूर ध्यान दें कि वहां पे जो साइन इनवर्स 33 आ रहा है, 37 आ रहा है, 54 आ रहा है, ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है आपकी उसमें एक्सरसाइज में, तो वहां पे बोर्ड में उनकी वैल्यू मिलेगी। और नहीं मिलती है तो आप उसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, क्योंकि उसका कोई अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपन वैल्यू निकाल सके। वो तो बुक में तो उसने आंसर वांसर निकाल निकुल के पूरा कंप्लीट कर रखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या फिर वो वैल्यू देगा, साइन 39 आ गया तो उसकी वैल्यू अपन को क्या पता है साइन 39 की, तो फिर उस केस में तो वही छोड़ दें उस। अदरवाइज उसकी कर लें, इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कर लें, और वो कौन सा चैप्टर है बीच में, एसी की कर लें। इनकी कर लें कुछ चैप्टर्स जो हैं जिनके क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। ठीक है, मेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़े तो अच्छे स्कोर यार। वो केवल एक टारगेट होता है, एनसीईआरटी पढ़े तो फिर मॉड्यूल वगैरह और इतनी चीजें क्यों सॉल्व करते बच्चे, एनसीईआरटी कर लेते हैं ना। ठीक है, कलर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन, हाँ जो भी हो वो भेज देना मेरे को, जिसके क्वेश्चन हो। अभी तो चैप्टर नंबर 8 EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर ब्रैकेट में लिख दो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। ठीक है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लास्ट चैप्टर। हाँ चैप्टर अबे योगी आदित्यनाथ, कर तो रहा हूँ बेटा, जल्दी से चैप्टर खत्म कर दो आज, आज जेल ले मेरे को, उसके बाद मत जेलना तू, ज्वाइन ही मत होना बस। कर तो रहा हूँ स्टार्ट यार, चैप्टर जल्दी से खत्म कर दो, हो गया खत्म चैप्टर, तो क्या चाहिए उसको। ठीक है, चैप्टर जल्दी से खत्म। देखो अब चैप्टर की बात करते हैं, EMW चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहले बता दो। चैप्टर में इंपॉर्टेंट कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो किस किस में, एक तो स्टार्टिंग में जो बात की गई थी, वो एक कॉइल लेके उसके अंदर एक पैरेलल प्लेट के अंदर बीच में एक कॉइल प्लेस्ड की गई, उससे रिलेटेड एक करंट आया था, वो उसको नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। एक थ्योरी उससे रिलेटेड है, ठीक है। और सेकंड थ्योरी है जो है वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रम वाली तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से भी होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब सारी वेव्स जो भी थी, वेव्स कौन कौन सी थी, का क्या लिख रहे हो बेटा। मेरे को सालों साल देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है मेरे में, सालों साल देखने लायक, पढ़ाई कर लो। 2 पार्ट्स में एक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम में से भी एक क्वेश्चन होता है, या तो आगे से होगा एक क्वेश्चन या पीछे से होगा। आगे से होगा क्वेश्चन कोई चैप्टर में 2 पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है स्पेक्ट्रम वाला। स्पेक्ट्रम में बात करोगे तो स्पेक्ट्रम में क्या क्या है, वही सब रेज जो आपने पढ़ी है,
रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स रे, गामा रे, उनकी बात करेंगे। तो उनसे रिलेटेड उनकी डिटेक्शन ध्यान रखें। आपके एनसीईआरटी में पूरी टेबल दी हुई है, वो टेबल ही ध्यान रखनी है बेसिकली, कि उसकी रेंज कितनी होती है। रेंज तो बहुत कम चांसेस है कि पूछी जाए, लेकिन उसके डिडक्शन, उसके डिडक्शन मतलब उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके यूज क्या है, वो जरूर ध्यान रखें उस टेबल में से। एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको पढ़ना है। और आगे से बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। जैसे सी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है, तो वो ई नॉट दे के पूछे कि फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो अपन सोचते रहते हैं कि दोनों में रिलेशन कौन सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, और कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा? ई नॉट अपॉन बी नॉट, मतलब ई बाई बी इक्वल टू सी होता है। ई दिया है तो उसको सी से डिवाइड कर दें तो बी आ जाएगा। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनसे वैल्यू आएगी, है ना। 1 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो चैप्टर 2 पार्ट्स में पहले वाला पार्ट जो है, इसमें से डिलीट पोर्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट इन्होंने डिलीट में दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट करंट डिलीट में होने का मतलब, डिलीट पोर्शन में होने का मतलब, आगे इनकंसिस्टेंसी वाला टॉपिक गायब हो जाएगा। लेकिन उसको मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना आगे के टॉपिक कैसे कवर करोगे। फिर इनकंसिस्टेंसी के बाद तो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट ही थी। फिर डिस्प्लेसमेंट से ही मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ आया था, उसको मॉडिफाइड किया गया था। उसमें भी डिस्प्लेसमेंट करंट ही यूज हुई थी, जिसको मॉडिफाइड कर दिया था। फिर उसके बाद में मॉडिफाइड तो हो ही चुका है। फिर मैक्सवेल इक्वेशन थी, उसने चारों पुरानी इक्वेशन को मिला के अपनी एक इक्वेशन दे दी, वो है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है भाई, वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वो एक थ्योरी दे दी। उसकी प्रॉपर्टीज जो पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। ए नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी होता है। इधर से प्रोपोगेशन की बात करें तो वो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता, और न्यूट्रल डायरेक्शन में जिधर जा रही है उधर मूव करती है। उनका प्रेशर क्या होगा, वो सारी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट जो तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, कि मैं यही बोलूंगा कि ये रेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इनकी डिडक्शन बुक में दी हुई है, वहां से पढ़ ले। तो चैप्टर अभी स्टार्ट होता है और थोड़ी देर में फिनिश भी हो जाएगा। थोड़ी देर का मतलब लूंगा तो पूरा ही टाइम, अप्रोक्स 6 तो बच जाएगी वैसे। तो फर्स्ट टॉपिक डालें, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना? इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये वैसे डिलीट पोर्शंस में आ जाएगा। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब ये इनकंसिस्टेंसी क्या थी, बस ये एक टॉपिक ध्यान रखना। वैसे डिलीट पोर्शन यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। पहले बोलते एम्पियर, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। लेकिन पढ़ लो, इन्होंने क्या किया, एक टू कॉइल ली। एक कॉइल यहाँ कनेक्टेड थी, एक यहाँ इन्होंने पैरेलल प्लेट्स ली। इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में ऐसे कील एक कॉइल ली। ये किससे कनेक्टेड थे? डीसी सोर्स से विद की, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मुझे ये बताओ, सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन, ये लूप है अलग अलग, ये लूप L1, लूप 1, और ये लूप 2, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां से कौन सी करंट आती है? सोर्स कौन सा? डीसी। क्या कैपेसिटर डीसी को पास होने देगा अपने अंदर से? पास होगी नहीं होगी डीसी?
नो, एक का आंसर आया हार्दिक साहनी का। और क्या डीसी पास होगी या नहीं होगी? और नहीं होगी तो क्यों होगी, और होगी तो क्यों होगी? नो 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 ही आंसर आया बहुत सारों को। हाँ, डीसी करंट नहीं होती है पास। मैंने एसी में उसका रीजन दिया था, यहाँ पे नहीं दिया, एसी में दिया था कि डीसी करंट के लिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर का वो इन्फिनिट हो जाता है। एसी में बताया था, एसी चैप्टर में, क्योंकि इसके लिए जो रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर के लिए उसको क्या नाम देते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या थी? एक्सी। वो कितना था? 1/ओमेगा सी। और ओमेगा की वैल्यू 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी डीसी के लिए? डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी, अरे डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। क्योंकि वो फ्लक्चुएट ही नहीं होती ना, तो स्ट्रेट जाती है। जो ये 0 होगी तो 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिट। यानी कि एक्सी का मतलब रेजिस्टेंस है। The oppose the flow of current in the capacitor is known as कैपेसिटिव रिएक्टेंस। डेफिनेशन लिखाई थी वहां पे। जब ये रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो गया तो उसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना? तो डीसी में यहाँ से इस लूप, यहाँ से यदि ये लूप नहीं लोगे, केवल डीसी कनेक्ट करोगे, तो इस सर्किट में इधर से इधर करंट फ्लो नहीं होती। बट अब देखो इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या था, ये तो एक कॉन्सेप्ट लिया। इनकंसिस्टेंसी का मतलब इनके टू स्टेटमेंट्स थे जो एक दूसरे को फॉलो, वही इनकंसिस्टेंसी हुई। वही इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? इनके दो कंडीशन अप्लाई हुई, दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रही थी। अब वो क्या नहीं कर रही थी? देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई द लूप इन वन। ठीक है? वैसे वन और टू में क्या है? अभी तो मैं एक ही करंट लेके चल रहा हूं। आफ्टर सम टाइम वी टेक टू करंट्स। फर्स्ट जो यहां से सर्किट में फ्लो हो रही है वो तो होगी कंडक्शन करंट, आईसी। वो क्या होगी? कंडक्शन करंट। और जो यहाँ पे कैपेसिटर में अभी अभी तो मैंने बोला है कि 0 करंट है, लेकिन उसमें इसको बिल्कुल ही इसके क्लोज रख दोगे। इस कॉइल को कहा, इसके जस्ट क्लोज रखो इस कैपेसिटर को, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होती है। वो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी भी अभी बात करेंगे, उसके थ्रू करंट फ्लो होगी। तो जो इसमें करंट फ्लो हुई उसको नाम देते हैं आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सर्किट में कितनी करंट होगी उस केस में? टू। एक तो होगी आईसी, आईसी तो है कंडक्शन करंट। और सेकंड जो यहां से ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट होगी, और वो होगी आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी तो जनरल बात कर रहे हैं अपन। तो फॉर लूप वन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, फॉर लूप वन यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, फॉर लूप वन, वन की बात करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अरे यही आएगा ना फर्स्ट? यही था। अरे था नहीं था? आईडी, आईडी तो बाद में लेंगे। ये लूप वन है तो एल वन ले लें। और ऐसे में बात करूं फॉर लूप एल टू, लूप टू डायरेक्ट लिख दो, एल तो हो गया लूप टू। तो ये इंटीग्रेशन वही अप्लाई एम्पियर सर्किटल लो, बी डॉट डीएल, ये एल टू। वैल्यू कितनी आएगी जनरल केस में? अरे इक्वल टू कितना आएगा? 0। क्यों आएगी? क्योंकि 0 क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये तो केस नंबर 2 है ना। बट व्हेन लूप 2 is placed closed to the loop 1,
जैसे क्लोज्ड रख दो, इस लूप को यहां रख दो, तो फिर उसमें भी उतनी ही करंट थी जितनी फर्स्ट में थी। इन्होंने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल के थ्रू इसको, इस लूप को यहाँ पे डिस्प्लेस किया और इसके पास में आए। तो हुआ क्या बेटा, यहां से जैसे इसके पास में आए तो कोयल है, कोयल में करंट फ्लो होगी तो उसके सराउंडेड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड वो कहां से पास हो रही होगी, मान लो इस कॉइल में करंट फ्लो हुई तो इसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास हो रही थी, इस कॉइल में से। जब इस कॉइल में से वो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी और उनकी क्वांटिटी चेंज हुई रेगुलर, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स चेंज। और ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो फिर उस कंडीशन में इसमें क्या आ गई, करंट आ गई। और अपन ने देखा भी था जहां पे टू कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्शंस, उसमें इसमें जितनी करंट थी उतनी इसमें आई थी, या इसके थ्रू इसमें बात की थी उतनी ही करंट थी। तो यहाँ पे भी जैसे ही क्लोज्ड रखा तो यहाँ पे क्या हो गया, L1 B डॉट DL इक्वल्स टू लूप नंबर 2 और B डॉट DL, ये किसके इक्वल हो गए दोनों, म्यू नॉट आई। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंसी थी। इनकंसिस्टेंसी मतलब उनके खुद के दोनों स्टेटमेंट फ्लो प्रूव नहीं हुए। ठीक है, उन दोनों उनके लो ही एक दूसरे से प्रूव नहीं हुए थे, यही इनकंसिस्टेंसी थी। आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसके नीचे लिख देना, हेंस एम्पियर सर्किट लॉ, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ इज सो बाय दीज इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशन से क्या हुआ, एम्पियर सर्किट लॉ की इनकंसिस्टेंसी को शो किया। अब एक नाम आता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। वैसे वो किस में है, डिलीट पोर्शंस में। किस में है, डिलीट में। तो मैं उसका नाम, उसकी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लेना, या डेफिनेशन तो क्या लिखोगे मैं बोल दूंगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सी, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। ठीक है, कौन सी करंट बेटा, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट से पहले कुछ नहीं पढ़ा, इनकंसिस्टेंसी पहला टॉपिक है रे यार। एक तो लेट ज्वाइन होते हो, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ना। अपोजिट का मतलब ये है कि करंट तो वो तो अपोज करती है, लेकिन ये करंट सर्कुलर में होती है तो डिक्रीज होती है, तो वो उसको क्या करती है, इंक्रीज इंक्रीज करती है, तो वो उसी की डायरेक्शन में आ जाती है। दो कंडीशन होती है, अपोजिट भी कब होती है, जब इंक्रीज हो रही हो, और डिक्रीज हो रही हो तो उसी की डायरेक्शन में होगी। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या थी, कुछ भी नहीं थी, सिंपल सी डेफिनेशन थी। आई कब, इसमें करंट आई कब, बेस में फ्लो होने वाली करंट वो थी आईडी, यहाँ पे थी आईडी। इधर से जो फ्लो हो रही थी वो तो आईसी थी, सही, कंडक्शन करंट। होगा क्या, यहाँ पे ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन सीधी सी डेफिनेशन है, इट इज द करंट विच इज एग्जिस्टेंस इन द सर्किट, which is existence in the circuit which addition with conduction current when change in magnetic flux। जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, और वो इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुई उसी को यहाँ क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो किस में ऐड हुई, टोटल करंट की बात करेंगे तो कंडक्शन करंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द करंट, हाँ रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, इट इज द करंट विच इज existence in the circuit which add in the conduction current existence to the additions of the current। ऐसे लिख,
to the conduction current when change in magnetic flux with the loop. जब जब भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे एक करंट आई थी, उसी को नाम क्या दिया था? आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। जब जब भी फ्लक्स चेंज होगा, डेफिनेशन लिखा नहीं है, धीरे धीरे बोलिए थोड़ा। अरे डिलीट पोर्शंस में है, लिख ले, लेकिन डेफिनेशन मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट में लिखो इट इज द करंट। डिलीट पोर्शन में वैसे हाँ लिख ले, लिखा रहा हूं। It is the current which comes into existence which comes into existence in addition to the conduction current, in addition to the conduction current, addition to the conduction current, whenever the electric field and electric flux whenever electric field and electric flux changes with time, changes with time, ठीक है, changes with time, ठीक है। बुक से पढ़ने की तो वही बोल रहा था बेटा जो अभी ग्राफ पढ़ेंगे बाद में, यहाँ पे स्पेक्ट्रम आएगा, उसको बुक से पढ़ने की बोल रहा था हम। और इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है वो ध्यान देना। वैसे डिलीट पोर्शंस में ये पहले भी बोल चुका हूँ। किसमें है? डिलीट पोर्शंस में। आईडी का जो फॉर्मूला है वो एक बार डायरेक्ट ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो आई डी डी फाई बाई फाई की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं? फाई इक्वल टू कितना होता है? फ्लक्स ई डी ई ए लिख सकता हूँ ना, ई डी ए कोस थीटा होता है। टोटल एरिया की बात करोगे तो ई ए लोगे तो यहाँ पे डी, ये ई ए हो गया, हाँ ए, ई ए अपॉन डी टी। क्या कॉमन ले रहे हो? ए क्रॉस सेक्शन एरिया कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बची? अलग अलग फॉर्मूला ही है, मेन फॉर्मूला ही है, इसके बाद में अलग अलग निकालते जाओ। क्या कॉमन ले लिया? ए कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? डी बाई डी टी। और ई के वैल्यू क्या रख दोगे? ई इक्वल टू वी बाई, मतलब वी इक्वल टू ई डी होता है कैपेसिटर की बात करोगे तो ई इक्वल टू कितना हो गया? वी बाई डी। अरे हुआ नहीं हुआ? तो ये हो गया, तो आई डी इक्वल टू कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए, ई की वैल्यू कितनी आई? डीवी अपॉन, मतलब डी को बाहर निकाल दूं? अरे निकाल सकता हूं। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसका फॉर्मूला? अरे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसका फॉर्मूला? कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस के इक्वल भी आ जाता है, सी इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी होता है ना, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। होता ही नहीं होता? होता है। तो ये फॉर्मूले इसी के फॉर्मूले ही है, और भी चेंज कर सकते हैं, वो अभी नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्स, इसी को मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लो, वो मैक्सवेल ने किया था। और मॉडिफाइड कुछ नहीं किया, आईसी के आईसी प्लस आईडी की फॉर्म में लिख दिया। मॉडिफाइड कोई अलग से नहीं था, क्या था? आईसी प्लस आईडी, वो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लो हो गया। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लो। मॉडिफाइड एसीएल लिख दूं क्या डायरेक्ट? एम्पियर सर्किटल लो।
ACL का मतलब बाय मैक्सवेल। किसने किया था? यहाँ पे मैक्सवेल कर रहा था पूरा ही काम। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया टीम में जैसे मैक्सवेल करता है ना, ग्रांड मैक्सवेल, वैसे ही यहाँ पे कौन कर रहा था? मैक्सवेल। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, और मॉडिफाइड कुछ नहीं किया उन्होंने, लैंग्वेज नहीं लिखा रहा मैं उसमें, कौन सी करंट, जो टोटल करंट थी वो डायरेक्ट क्या हो गई? बी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट, और ये कौन कौन सी करंट? आई सी प्लस आई डी, इस फॉर्म में ले लिया और कुछ नहीं किया उन्होंने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ में। और लिखना चाह रहे हो इसके स्टेटमेंट तो लिख लो। ये भी कैंसिल है। हाँ अरे यार आईडी आएगा तो कैंसिल आ जाएगा ना, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया है केवल। डिस्प्लेसमेंट करंट किस में डाल रखा है? डिलीट पोर्शंस में। अब जहां जहां डिस्प्लेसमेंट आएगा अपन तो वही मान के चलेंगे ना कि डिलीट है। मानोगे नहीं मानोगे? अरे मानोगे नहीं मानोगे? अब नहीं मानो तो लिखो डेफिनेशन और मानो तो अलग बात है। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नो नो नो, तो लिखो डेफिनेशंस। इट स्टेट्स दैट, इसमें लिख लो डेफिनेशन, फिर उसके बाद में लिखना है इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल। ये पुराना पहले सब कुछ लिख चुके हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, वहां तो केवल टोटल करंट थी, यहाँ पे क्या जाएगी? कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। स्टेटमेंट सब पुराने हैं, केवल थोड़े थोड़े से चेंज कर दोगे और वो क्या आ जाएगा? एडिशंस विद डिस्प्लेसमेंट करंट। मैंने वहां पे लिखाई थी एसीएल में, चैप्टर नंबर 4 में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में डेफिनेशन लिखी थी ना। वहां पे ये थे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट डी एल फॉर एम्पीरियल लूप इज इक्वल टू टोटल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लिखो स्टेटमेंट। It states that the line integral of magnetic field it states that the line integral of magnetic field for a closed loop for a closed loop is equal to mu naught times of conduction current and displacement current, mu naught times of conduction current and displacement currents, mu naught times of sum of conduction current and displacement current passing through the loop, passing through the loop, that is वो लिख दो भाई, दोनों का सम करके लिखना था तो ये इक्वेशन मैंने पहले ही लिख दी। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। मतलब आएगा वही, दोनों कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट को अलग अलग लेके चलोगे तो टोटल करंट आई के इक्वली आ जाएगा वो। क्यों आएगा? देखो पहली इक्वेशन तो ये, अब मैं प्रूव करता हूं। फॉर लूप 1, लूप 1 की बात करोगे तो ये कितना आएगा? एल बी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट आई सी प्लस जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट वाले को कितना लेके चलोगे? जीरो। जब फर्स्ट लूप की बात करोगे तो फर्स्ट लूप में आई सी प्लस जीरो लेके चलोगे, और आई सी किसके इक्वल है? आई सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के इक्वल ही तो है कंडक्शन करंट। तो ये कितना हो गया? बी एल एल वन बी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर 1 यही आया। ऐसे ही किसके लिए लगा दो? लूप 2 के लिए। लूप 2 की बात करोगे तो किसको जीरो लेके चलोगे? आईसी को आईसी को जीरो लो और सोल्व कर दो। फॉर लूप कौन सा? 2,
लूप के लिए लेके चलोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एल टू बी डॉट डी एल, ये म्यू नॉट आई सी तो 0 प्लस आई डी। ठीक है, अब आईडी की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, आईडी की वैल्यू चेंज करूंगा, आई की फॉर्म में ले आऊंगा, तो ये दोनों क्या इक्वल ही आ जाएगी। तो वो लास्ट में वही था कि मॉडिफाइड तो किया लेकिन उसकी टोटल वैल्यू उसके इक्वल ही थी, एसीएल के इक्वल। ठीक है, कैपिटल आई कौन सी करंट है, मेन करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही है, वही कंडक्शन करंट थी मेन बेसिकली। तो जो सर्किट में मेन करंट हो रही है वही कैपिटल आई है, कोई अलग से नहीं है। देखो अभी अभी आपने फॉर्मूले देखे थे, आईडी को मैं चेंज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, यही था फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, अभी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले लिखा था ना। और फाइव इक्वल टू क्या होता है, ई ए। तो यहाँ पे वापस वही चेंज कर रहा हूँ, मेरे को लानी ई ए है, ये ई ए डी फाइव बाई डी टी, मैंने क्या बाढ़ लिया, ए बाढ़ ले लिया, तो क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी, यही हुआ। क्या लिख रहे हो बेटा, ई ए ए मतलब हार्दिक साहनी, मतलब ई ए, हाँ समझ गया मैं आपकी बात। और यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज कर रहा हूँ, ये कौन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन पैरेलल प्लेट्स में याद है इसका आया था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी आई थी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन सेम आई थी, दोनों ऐड होके क्या हो गया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर नंबर 2 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जाके देख लें, इक्वेशन फर्स्ट प्लेट ए और प्लेट बी, फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो यही था। ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा की वैल्यू रख दो, अरे सिग्मा की वैल्यू भी रख दो, क्यू बाई ए लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, ये लिख सकते हो तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट करोगे तो कितना आ गया, हाई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये डी क्यू अपॉन डी टी, और क्यू की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आके कट गया इससे, तो आई डी इक्वल टू किसके इक्वल आया, डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या करंट नहीं होती, होती है मेन करंट। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आई डी किसके इक्वल, आई के, यहां लिख दूं, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ एल टू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल है, इक्वल है तो लिख दो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, एसीएल इज वेरीफाइड, एम्पियर सर्किट लॉ इज वेरीफाइड, दोनों को वेरीफाइड कर दिया, और क्या था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल ने अपनी कुछ इक्वेशन भी दी थी, राघव रफ कर दूं, इसके नीचे लिख देना बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एसीएल इज वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया वो, क्योंकि यही था एसीएल म्यू नॉट आई, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया, मॉडिफाइड एसीएल इज वेरीफाइड, हाँ यही लिखना था। देखो किसने, मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया, जो पुरानी 4 इक्वेशंस थी उन्हीं को इसने अपना नाम दे दिया। पुरानी 4 कौन सी, पहले एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द होल WHOLE कंप्लीट मैक्सवेल इक्वेशन कैंसिल। अबे सभी कैंसिल क्यों कर रहा है तू, कोई कैंसिल नहीं है, पढ़ता जा, इसमें वैसे डिस्प्लेसमेंट एक लो उससे रिलेटेड होता है,
पढ़ लो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो ना, काहे को उसमें कैंसिल में डाल रहे हो। पढ़ाने वाले को टेंशन नहीं है, तुम पढ़ने वाले टेंशन ले रहे हो। गला मेरा दर्द हो रहा है, आपको तो पढ़ना है। पहले ही लिखने से पहले ही कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितनी बार लिखा है तूने कैंसिल? इतनी बार तो मैंने बोर्ड पे मिटाया नहीं होगा जितनी बार तो तूने लिख दिया। साइड ये ले, साइड जरूर दे दूंगा मैं। देखो, बात करें मैक्सवेल, मैक्सवेल ने कितनी फोर इक्वेशन कौन कौन सी थी उनको लिया। फोर इक्वेशन, सबसे पहले गोस थ्योरम फर्स्ट चैप्टर में क्या थी, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितनी इक्वेशंस ली, फोर। फोर कौन कौन सी, सबसे पहले चैप्टर में से क्या उठाया, गोस। गोस थ्योरम क्या थी, गोस थ्योरम, व्हाट इज द गोस थ्योरम? हाँ, एक ने लिख के भेजी है, स्टेटमेंट भी ध्यान रखे, मैं अभी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा लेकिन वो लिख जरूर दूंगा कि नेट फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो फ्लक्स की वैल्यू रख देते थे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी इक्वल्स टू डेफिनेशन रिपीट, लाइन इंटीग्रल कर दो। क्यों कर दो लाइन इंटीग्रल? क्लोज सरफेस के लिए था वो। गति से गुस्सा से, लाइन रिपीट, कौन सी लाइन? लाइन रिपीट कर दूं, द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी फॉर्मुलेटेड फोर लॉज, कैन बी फॉर्मुलेटेड फोर लॉज। कितने लॉज थे? फोर। पहला था, फर्स्ट लॉ था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, और मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा अभी। वो कितना था, फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन ने लिखा था फाइव को ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस, क्लोज इंटीग्रेशंस ऑफ ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, वहां पे स्टेटमेंट भी लिखना होता है आपको। स्टेटमेंट वही था कि द नेट फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये था उसका फर्स्ट। सेकंड, सेकंड में तो कोई लॉ था ही नहीं अपने पास, सेकंड में कोई लॉ नहीं पढ़ा अपन ने। थर्ड में पढ़ा था, थर्ड में भी नहीं पढ़ा, कोई लॉ नहीं था थर्ड में भी। फोर्थ चैप्टर में आए, फोर्थ चैप्टर में क्या क्या थे, एक तो था एम्पियर सर्किटल लॉ, उसकी बात भी हुई अभी। तो सेकंड कौन सा लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर को इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया था, तो उसको अपन एम्पियर की जगह इन्होंने क्या लिया, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या लिखो बेटा, किट बायोट सावर्ट लॉ के सेकंड में, नहीं बायोट सावर्ट लॉ नहीं लिया, एसीएल मॉडिफाइड वाला लिया था, केवीएल नहीं लिया, केवीएल वगैरह नहीं लिए, सारे लॉ थोड़ी लिए, चार ही लेने थे भाई, फिजिक्स में बहुत सारे थे, चार ही लॉ लिए। कौन कौन से लिए वही, ऐसे तो बहुत सारे लॉ हैं। कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय फोर लॉज, वो फॉर्मुलेटेड बाय फोर लॉज ये लिखा था। फोर क्यों लिए वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, पता नहीं। सेकंड बात करें, ये गोज ही ले लो पहले, फिर उसकी बात करेंगे मॉडिफाइड की। गोजेस लॉ ऑफ, किसके लिए आया था गोज लॉ दोबारा से, चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिज्म के लिए आया था, नहीं आया? आया था। क्या आया था वो मैग्नेटिज्म के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इक्वल टू कितना था, अरे कितना था, जीरो जीरो जीरो। हाँ, जीरो क्यों था, क्योंकि उस पे पोल ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, किसी क्लोज सरफेस में रखोगे तो वैल्यू जितनी आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी इनवर्ड होगी, क्योंकि मैग्नेट में सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। जैसे डाइपोल को आप किस प्लेस कर दो, क्लोज सरफेस में, फिर पूछे आपसे कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी, जीरो, क्योंकि डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों होंगे, जितनी आउटवर्ड होगी उतनी। ऐसे ही मैग्नेट को आप किसी
मैग्नेट को क्लोज सरफेस में रख दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जितनी नॉर्थ पोल से आउटवर्ड हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उन्हीं नॉर्थ पोल से इनवर्ड। ये सेकंड था। थर्ड की बात करें तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ अभी अभी लिखा है, तो ये चारों लॉ को मिला के ही उन्होंने मैक्सवेल इक्वेशन नाम दिया गया था। थर्ड, मॉडिफाइड एम्पियर, एसीएल लिख दूं, एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। वो तो अभी अभी देखा है आपने, क्या लिखा है उसमें, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थर्ड। फिर फोर्थ, फोर्थ था अपने पास कौन सा, ईएमआई में पढ़ा था। ईएमआई में बार बार किसका नाम आया, फेराडे का। तो फेराडे, क्या था फेराडे लो, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। जल्दी बढ़ाएं थोड़ा सा, ऐसे हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं। क्या था वो, डी फाइव बाई डी टी। हाँ, ई एम एफ इक्व टू, लो तो ये था माइनस एन, तो ले नहीं तो डी फाइव बाई डी टी, यही था ना लो, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अरे था नहीं था। तुमने तुमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने पढ़ाया था, मेरे को याद है। कितने लो थे फेराडे के वहां पे, एक ही था या कुछ और भी थे, टू लो थे, एक नहीं थे। एक तो थ्योरी से रिलेटेड था कि व्हेन एवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked through the coil, then induced EMF, induced current produced in the circuit। फर्स्ट तो ये था, और सेकंड था ये फॉर्मूले वाला कि the magnitude of induced EMF is directly proportional to change in flux per unit time। That is EMF is directly proportional to d phi by dt आया था, कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी, तो यही रह गया था अपने पास। ठीक है, मॉडुलस था सर इस पर, मॉडुलस तो लिया था ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, तब माइनस नहीं लिया था वहां पे। ठीक, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा होता है वो दूसरी टर्म्स में लिखा होता है। दूसरी टर्म्स में क्या लिखा होता है ये समझे, ये है ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल इक्व टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, आपसे पूछ रहा हूं, फाई बी डॉट डी ए। अरे क्या ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखो फाई की वैल्यू बी डॉट डी है, ये वाली साइड तो आपको समझ में आएगी होगी, ये वाली तो इजीली समझ में आ रही है कि फाई की वैल्यू बी डी ए कोस थीटा होती है, डॉट में लिया तो बी डी ए हो गया। इस वाली साइड की बात करते हैं, ये ईएमएफ है, क्या ईएमएफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं भाई, v इक्वल टू कितना होता है, ई डी, होता ही नहीं होता, तो v की जगह यहाँ क्या है, ईएमएफ, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां डी लेंथ, यहाँ पे डीएल फॉर्म में लिया हुआ है, तो इसको डीएल में लिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल हो जाएगी, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ इस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन है वही। ठीक है, मैं कितना समझदार हूं, मेरी समझदारी काम नहीं आएगी पेपर में, आपकी समझदारी काम आएगी भाई, मेरी क्या काम आएगी समझदारी। सर इंटीग्रेशन क्लोज क्यों लगाया, अरे किसी क्लोज सरफेस के लिए ही होता है इसलिए लगाएंगे, यहाँ पे क्लोज सरफेस ही चल रहा है, बिना क्लोज सरफेस के कोई करंट फ्लो वगैरह नहीं होगी। ठीक है, मैं भी कितना समझदार हूँ,
हाँ भाई, तू समझदार है, मैं नहीं हूँ। और समझदार के लिए इशारा काफी है, तो तेरे को मैंने इशारा दे दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक डाले। ये एक तो ये पार्ट था जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था। अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू, जो नाम है चैप्टर का यही था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी की बात कर रहे हैं, ईएमडब्ल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू। कैसा नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? अरे कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, कुछ तो होता होगा। यही इंपॉर्टेंट है, एक तो ध्यान रखना इनकी प्रॉपर्टीज, और ये लिखाएंगे इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसवर्स होंगे, उन सबके कंबाइन नहीं है। अबे तेरा इशारा क्या समझ में आया? तू मेरे पीछे ही पड़ गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दुनिया पागल बोलेगी अपन दोनों को। पहले तो इसकी जो मेन मेन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अरे क्या होती है, जल्दी बोले। ट्रांसवर्स होगा ये। और ये किससे प्रोड्यूस होती है? इट प्रोड्यूस बाय या रेडिएटेड बाय, किससे? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाउ टू प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, ध्यान रहे किससे प्रोड्यूस होगी? रेडिएटेड बाय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा तो नहीं लिख रहा। रेडिएटेड बाय, अभी खैर इसकी प्रॉपर्टी में भी लिखाऊंगा, रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज, कहां तक दिख रहा है? दिख रहा है अभी तो, पार्टिकल्स। ठीक है, ये किससे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है। सेकंड बात करें तो इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन are perpendicular to each other। ठीक है, ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी? इनका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, बट टू टाइप्स की वेव होती है, कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल तो वो होती है जिसमें स्प्रिंग वाला साउंड वेव, स्प्रिंग में जो होता है, इधर से फोर्स लगाया तो उनके वाइब्रेशन भी किधर हो रहे हैं? उनके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। वो उसी की डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होंगे? उनके वाइब्रेशन किसके डायरेक्शन में होंगे? प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या था? साउंड वेव जो ट्रेवल हो रही थी, किसकी डायरेक्शन में? जिधर में गया उधर ही साउंड वेव ट्रेवल हुई। ठीक है, तो वो ध्यान रखें, वो तो थी कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स क्या होती है? जिसमें वाइब्रेशन, मीडियम के पार्टिकल क्या हो रहे हो? प्रोपोगेशंस के परपेंडिकुलर, तो प्रोपोगेट इधर हो रही है और यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव्स। इट इज ट्रांसवर्स वेव। और इसका वो डायग्राम बनाऊं तो यही बनेगा ना डायग्राम। इधर तो प्रोपोगेट हो रही है, ई ऊपर ले लो, बी नीचे ले लो, जैसी आपकी इच्छा। ये ई, ये बी, और इधर प्रोपोगेट हो रही है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो गए, ये ज्यादा बड़े छोटे हो गए।
ये परपेंडिकुलर है भाई, ये जेड वाला प्लेन इधर है और ये वाई वाला है, तो इसके इधर प्रोपोगेशन, तो ये इधर थी, ये इधर थी, 2D में रिप्रेजेंट किया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, कहाँ होंगे, देखो ये तो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के, अरे है नहीं है, और ये वाले वाइब्रेशन किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे इसमें हो रहा होगा। थोड़े से टेढ़े होंगे, ये पीछे जा रहे हैं ना उधर, सीधे तो ये होंगे क्योंकि ये स्ट्रेट है, ये है ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री पे इसके साथ, अरे एरो इधर लगेगा, ठीक है। ये दोनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इधर प्रोपोगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की साइड है जो परपेंडिकुलर है इनके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नंबर 1 लिख लो इनको, यही काम की सबसे ज्यादा। तो डायग्राम तो बनाते रहना पहले। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको बोर्ड में, है ना। लिखो, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू, पहले ही लिखा दिया मैंने वैसे, लेकिन फिर लिख लो तुम तो, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। सेकंड लिखो, दे डू नॉट रिक्वायर, they do not require medium, they do not require medium for propagation, for propagation. Third, speed of electromagnetic wave in vacuum, speed of electromagnetic wave in vacuum is c equals to 3 into 10 raised to power 9। डायरेक्ट या तो ये लिख दो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, या डायरेक्ट लिख दो c इक्वल्स टू 3 into 10 raised to power 8, ताकि ध्यान हो जाएगा मीटर पर सेकंड की उसके इक्वली होती है। दिख ही नहीं रही होगी उनको, ये होती है ना स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric field and magnetic field oscillate perpendicular to, oscillate perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation, and also perpendicular to the propagations। और नेक्स्ट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला, फोर्थ तो ये हो गया, फिफ्थ वापस इंपॉर्टेंट, द रेशियो ऑफ, या फिर हाँ लिख लो, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, हेलो, अरे यार shit। अभी अभी जाके पढ़ता हूँ मैं, अभी क्लास में। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक।
हाँ हाँ कोई, ठीक। हाँ मैं अभी जाते समय कोई नहीं रहेगा। ठीक। अभी क्लास चल रही है। माइक लग रहा है मेरे गले में। ठीक। ठीक। पर लोगन, क्या क्या लिख रहा है तू? यहाँ पे आजा वापस टॉपिक पे। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the ratio of amplitude of electric field and magnetic field is equal to speed of light, is equal to speed of light। ठीक है, यही होगा ना। ई नॉट बी नॉट, ई नॉट और बी नॉट का मतलब एम्पलीट्यूड ही है उनका, ये रहा। ये मैक्सिमम ई नॉट जहां पे भी लग जाता है, नॉट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। अपन ने पूछा है आई नॉट वी नॉट, वो थी क्या? पीक वैल्यू थी ना करंट में। आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट, वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ऐसे ही ये है, ये एम्पलीट्यूड का मतलब ये तो हो गया ई नॉट सेंटर वाला, ये हो गया बी नॉट। वैसे न्यूमेरिकल में तो कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और मैग्नेटिक फील्ड की बात की हो तो डायरेक्ट रेशो करो और फाइंड करो। लेकिन डेफिनेशंस की बात करें यहाँ से तो ये आता ही है, एम्पलीट्यूड ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम। ये सी के इक्वल होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है ना, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 6। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यू अपॉन सी। ये होता है, यू है यहाँ पे टोटल एनर्जी, भाई टोटल एनर्जी दी हुई, और सी स्पीड ऑफ लाइट है। सी कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इनकी प्रॉपर्टीज लिख लो, यही फॉर्मूले वाली लिख लो ताकि कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो छूटे नहीं। नेक्स्ट लिखो, दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये किसको फॉलो करती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो ताकि चैप्टर खत्म हो ही जाए। नेक्स्ट लिखो, प्रेशर इज गिवन बाय, प्रेशर भी दे सकते हैं इनका, प्रेशर I by C, I है इंटेंसिटी ऑफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, I इक्वल्स टू, वैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं, I इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हाँ फिर बाय बाय कर देंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद एक रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। आ गया हो, रुक जाओ, टॉपिक 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 ढूंढना है मेरे को। प्रॉपर्टीज के बाद में इसकी इक्वेशंस, इक्वेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस, इनकी इक्वेशंस तो लिखूं, ये लिख ली प्रॉपर्टीज। इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ये ग्राफ दिया हुआ है उससे ही लिखनी है। इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी इक्वेशन क्या होगी? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखूं, डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखूंगा, कुछ नहीं कर रहा मैं। ये ई वेक्टर में लिखे या ऐसे लिख दें?
ठीक है, वेक्टर में ले लूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वेक्टर वी वाई में, होता कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक, जैसे आई की इक्वेशन क्या होती थी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे इनकी इक्वेशन है, वाई में है तो वाई, ये वेक्टर, ये ई नॉट यानी कि मैक्सिमम, ये साइन ओमेगा टी माइनस, मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स आएगा, आपने उसमें पढ़ी होगी ये, कहाँ पे, 11th में, और वेक्टर वाई है तो जे कैप लगा दूं, 11th में पढ़ा है ये इक्वेशंस आपने, वेव में पढ़ी है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के की वैल्यू कितनी होती थी वहां पे, अरे के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, 11th में पढ़ी है, कांस्टेंट होती है वहां से आती है 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा की तो सबको ही पता है 2 पाई बाई टी, ठीक है, 11 चल रही है, हाँ तो 11th में पढ़ी होगी ना, मैं कहाँ मना कर रहा बेटा, ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट, ये वैल्यू रखना चाहो तो साइन के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स माइनस 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये जे के, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस हो गई, सेम है किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, ये बी वेक्टर इक्वल्स टू किसमें, जेड में, डायरेक्ट यही लिख दूं भाई, सेम इक्वेशन है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं एक ही लिख देता हूँ, ये साइन के एक्स, ये लिख दूं क्या नीचे वाली, ओमेगा टी के केप, तो ये बी जेड इक्वल्स टू बी नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा एक्स माइनस 2 पाई बाई टी, जी के, ठीक है, लिख लो जल्दी से, ये इक्वेशंस थी, अब रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो अभी अभी बोला है वही रिलेशन है, वैसे उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ वैल्यू आती है तो बात अलग है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, सी में अभी अभी लिखा था मैंने, रिलेशन क्या आया था, पहले रिलेशन लिख लो डायरेक्ट, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, यही था ना, अरे यही था, बस इसमें कुछ चेंज करेंगे, चेंज करने का मतलब आपने पहले पढ़ा होगा क्या, सी की वैल्यू किसके इक्वल भी होती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, ये इसको सोल्व करोगे ना आप, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 पर इंटू 10⁻⁻12, उनको सोल्व करते हो ऐसे स्क्वायर रूट में लेके, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये भी रिलेशन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, वो किसके इक्वल होता है, सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसके मीडियम में बात करें, अब ध्यान रखना, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, इन मीडियम, मीडियम में बात करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट v हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन रूट ओवर म्यू और एप्सिलॉन हो जाएगा, अरे होगा नहीं होगा, होगा ना, और ये म्यू जो है, अरे म्यू है, न्यू नहीं है, ये न्यू तो दूसरा होता है वो, वी, वी को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू की, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही होगा, तो v की वैल्यू क्या भी हो सकती है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, अरे हो सकता है,
भाई 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने क्या लिख दिया, सी। अरे हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मीडियम की बात करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? सो ई नॉट अपॉन बी नॉट, और वी की सी की वैल्यू कितनी है यहाँ मीडियम के लिए? सी अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट, म्यू आर एप्सिलॉन आर। भाई मीडियम की बात करोगे तो 4, मीडियम कितनी आ जाएगी वैल्यू? सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर आ सकती है भाई। ये वैल्यू वी के इक्वल होगी, वी के इक्वल होगी तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलें। अरे किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है, पढ़ो लास्ट, मतलब लास्ट क्या एक टॉपिक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं क्लास कहाँ ओवर, अभी तो स्पेक्ट्रम बाकी है, ये बाकी है। क्लास ओवर मतलब क्या करते हो रे? राधे राधे बोला, वो मैं मानता तो उधर से बोला है पहले ही, उधर से राधे राधे आया है 3-4 का। राधे ही राधे, राधे ही राधे, मतलब वो समझ गया वो क्लास बंद करवाना चाह रहे थे, राधे राधे बोल के। नहीं अभी राधे राधे साथ दे रहा है, इसलिए अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज चैप्टर हो जाएगा, हाँ चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर में तो अभी क्या बचा है, कुछ भी नहीं है, अभी खत्म कर रहे हैं। टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो आपने एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ी है, दोनों को ऐड कर दो वही एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में? द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितनी होती है? यूई लिख दूं? एनर्जी डेंसिटी को ऐसे बार लगा के लिखा था, यहाँ बार नहीं लगा रहा हूं मैं, ऐसा मत समझना कि बार नहीं लगाया तो एनर्जी डेंसिटी नहीं है। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ी थी कैपेसिटर वाले में, और यही किस में भी पढ़ी है? दी एनर्जी डेंसिटी इन इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है? यू एम कर दूं? ई की जगह तो क्या आ जाता है? बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट। याद रखने का तरीका एक ही याद रखो, दूसरी तो अपने आप बना दो। ई की जगह तो बी, और म्यू नॉट की यहाँ पे क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, U इक्वल्स टू यू ई प्लस यू एम मैग्नेटिक, ये होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अरे यही हुई, अरे यही हुई, लिख लो। फिर इसको ई आर एम एस में भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं करते।
एक लाइन लिख लो, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसके बाद एक लाइन लिखो, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of an electromagnetic wave can be obtained by replacing E and B, replacing E and B by their RMS values, ठीक है। दैट इज, मैंने कुछ नहीं लिखा, केवल क्या नाम आया यहाँ पे, एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, यही नाम आया है ना। नाम क्या आया है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो ये एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी है, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, बाय रिप्लेसिंग ई एंड बी बाय देयर आरएमएस वैल्यूज, यही लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह क्या आ जाएगा, ई आरएमएस का स्क्वायर प्लस, भाई ई और बी को चेंज किया है केवल, और कुछ नहीं किया, ये बी आरएमएस इसका स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अरे आएगा नहीं आएगा, यही तो लैंग्वेज में लिखा है मैंने कि ई और बी को आरएमएस वैल्यू से रिप्लेस कर दो तो उसी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ई आरएमएस की वैल्यू कितनी आती है, अरे ई आरएमएस की वैल्यू आई नो, आई आरएमएस की कितनी होती थी, आई आरएमएस की वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट टू, वी आरएमएस की वी नॉट अपॉन रूट टू, तो ई आरएमएस की ई नॉट अपॉन रूट टू, ऐसे बी आरएमएस की बी नॉट अपॉन रूट टू, पुट करोगे तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन, डायरेक्ट ही लिख देता है यार, 4 म्यू नॉट, यहाँ पे भी 4 कर दूं क्या, अरे 4 कर दूं डायरेक्ट, ये 4 ही आएगा, 2 मिलके कितना हो गया 4, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, यही आई है वैल्यू, अरे आई नहीं आई, ठीक है। ये ई आर एम एस को ई नॉट और बी नॉट में इसको चेंज करना हो तो इस फॉर्म में आ जाएगी, इसको आगे भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे करें या ऐसे ही छोड़ दें, दोनों इक्वल होती है, ये इक्वल प्रूव कर सकते हो क्या दोनों, देखो करते हैं सर, बी की बी भाई बी की बी की भी मतलब, हाँ बी की भी जो भी थी, क्या इक्वल प्रूव कर सकते हो, यहां तक तो इसको छोड़ो, मैं आगे प्रूव करता हूँ, इसको अलग से लिख लेना। अभी अभी अपन ने दिखा था ई और बी में रिलेशन क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, तो क्या मैं ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ, और सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन म्यू नॉट, आ सकता है क्योंकि रूट में थी वो वैल्यू, सर वो भी होना चाहिए बी नॉटी बी, मतलब नॉट बी, कहाँ पे, अरे सही तो है, बी आर एम एस की वैल्यू बी नॉट अपॉन रूट टू, बी नॉट अपॉन बी नॉट स्क्वायर, सही है, लिख लो। माय मिस्टेक्स, ठीक है, सही है, वो वैल्यू सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे वी नॉट और ये लिख दिया अपन ने, तो वैल्यू रखो इसमें, मैं कोई सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहा हूँ, है ना, मैंने कहा इन दोनों को इक्वल ला सकते हैं, तो यूई की वैल्यू कितनी 1/4 एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट स्क्वायर, यही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यही आई ना वैल्यू। ई नॉट की वैल्यू रखो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, यही आएगी। और सी की वैल्यू रख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, दैट इज 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर, वैसा का वैसा ही। ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो गायब, ये किसके इक्वल आ गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अरे आई नहीं आई वैल्यू, तो क्या ये क्या था, यू भी था नहीं था, था ना यू भी, तो क्या ई भी और यू भी दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, प्रूव कर सकते हैं। ठीक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वैसे ये आपको याद रखना है किसमें, आपकी मॉड्यूल उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या नॉट मैक्स बेटा, और भी नॉट मतलब बी मैक्स, हाँ बी नॉट मतलब बी मैक्स। यहाँ पे ध्यान दो, ये लास्ट टॉपिक में कंप्लीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो आपकी एनसीईआरटी में एक स्पेक्ट्रम की एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। याद क्या रखना है, उस रे की बात करें तो एक सीक्वेंस जरूर ध्यान रख लें। देखो सबसे पहले क्या आता है, कौन सी वेव, रेडियो वेव्स, मैंने तो याद कर रखी है रेडियो वेव्स। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैंने याद करी है राम इनविजिबल है। कौन, राम इनविजिबल है, तो राम आर है ना। फिर रेडियो तो ये हो गया माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड इनविजिबल है, और विजिबल इनविजिबल, इनविजिबल रेस। फिर उसके बाद अपने पास राम इनविजिबल है। फिर उसके बाद तो आती है अपने पास अल्ट्रावायलेट, यूवी, एक्स रे, हाँ वही वो आ गई यूवी रे, यूवी एक्स, यूवी एक्स रे, और गारे, गामा रे, एक्स रेज और गामा रेज। इनमें आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो वेवलेंथ रेंज ध्यान रखनी है। जिसको वेवलेंथ याद होगी वो फ्रीक्वेंसी आराम से आ सकती है, क्योंकि एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, तो आप फाइंड कर सकते हो। इसकी डिडक्शन ध्यान रखनी है, याद रखनी पड़ेगी भाई, वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी तो रखनी पड़ेगी, उनका अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जो याद रखनी हो तो लिखनी है। इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन भी दिया हुआ है उसमें, वो याद रखोगे। इनके डिडक्शंस, और उसके बाद यूजेस, तो ये यूजेस बहुत सी बार आ जाते हैं कि राइट डाउन दी यूजेस। रोमन मन बाद में ध्यान रखना, पहले तो ये। अब इनमें क्या होता है बेटा, इनकी वेवलेंथ जो है वो तो रेगुलर क्या हो रही है, डिक्रीज सबसे ज्यादा इनकी होती है। वेवलेंथ की बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जरूर ये ध्यान रखें कि ये ऑर्डर तो कम से कम ध्यान रखें, इससे ये पता होगा कि मैक्सिमम किसकी वेवलेंथ है, मिनिमम किसकी फ्रीक्वेंसी है। मान लो चांस वही हो, आपको वैल्यू याद नहीं हो रही हो, क्वेश्चंस वही आ जाए कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स।
डिक्रीजिंग है ये, फिर ये इंक्रीजिंग। ठीक है, चैप्टर एंड। बाय बाय, गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसकी टेबल आपके उसमें दी हुई है, वो याद रखें। आज से सिलेबस फिनिश। राधे राधे, राधे राधे, जय क्या बेटा, 3 वाले में कल 4th चैप्टर स्टार्ट होगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ऑर्डर अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने याद कर रखा है, उस हिसाब से लिखा है। नहीं, कोई रिवीजन क्लास नहीं है स्लॉट में, ये थोड़ी कि रिवीजन चलता ही रहेगा बेटा। 3 बजे वाले पेज में आप रिवाइज कर सकते हैं, 3 बजे वाला पेज चलता है। 3 बजे वाले में करंट चल रहा है लास्ट में, और करंट खत्म होके कल ईएम मतलब वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ठीक है, सेम आईटी का पता नहीं है यार, उससे उनसे पूछ लेना क्या नाम है, मनोज सर से। ठीक है।